कहेंगे वी कॉल्ड इट इंटरव्यू। तो अब अगर यहाँ तक देखते हो आप, तो आपने ये समझ लिया है कि जनाब लिसनिंग क्या होती है, ठीक है जी, मीटिंग्स क्या है, ब्रीफिंग्स क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है। अब फाइनली आ जाते हैं इंटरव्यू पर। देखिए इंटरव्यू जिंदगी प्रोफेशनल लाइफ का एक असेंशियल हिस्सा है, असासा है। बगैर इंटरव्यू के कोई काम नहीं चल सकता आपका। आपको पे दर पे ज़िंदगी में इंटरव्यू देने पड़ेंगे। आप कैफ लेवल क्लियर करेंगे, आपको आर्टिकलशिप चाहिए, आपका इंटरव्यू होगा। आपके आर्टिकलशिप को 6 माह गुजर जाते हैं, फिर आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू होगा। यानी आपका कई तरह से इंटरव्यू होता रहता है फेस टू फेस, जिसके अंदर एक जॉब इंटरव्यू है जो आप आर्टिकलशिप के वक्त पे देते हैं कि आपको एक जॉब मिल जाए, इसमें आप तजर्बा लें। उसके बाद आपका कोई मसला है, कोई नाराज़गी हो जाती है, तो ग्रेवेंस या डिसिप्लिनरी इश्यूज़ पे इंटरव्यू हो सकता है। आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने गए थे, वहाँ कुछ ऐसा कर दिया जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो डिसिप्लिनरी इंटरव्यू हो सकता है। उसके बाद हर 5-6 माह बाद आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर एक मीटिंग होती है, तो ये भी एक इंटरव्यू होता है जिसको आप इंटरव्यू का नाम देते हैं, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू कहते हैं। तो नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इंटरव्यू होता है, अगर आपको डिसिप्लिनरी वायोलेशन करते हैं उसके ऊपर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यूज़ होते ही रहते हैं। इंटरव्यूज़ के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये कि इंटरव्यू में यू हैव एन चांस टू इंटरैक्ट, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इंटरव्यू का ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप सोच रहे हैं, थोड़ा सोचने का अंदाज भी, आप किसी बात को थोड़ा ज़्यादा बयान करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बयान कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता, नहीं जी आपने 2 लाइनें लिखनी, 2 ही लिखनी। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब तीसरी चीज़ आ जाती है, इसमें जनरेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टेंट फीडबैक। इसके अंदर इंस्टेंट फीडबैक होता है, फ़ौरन पता लग जाता है बात गलत है या सही है, यानी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेज चलती है, अल्फाज भी और आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी, यानी कंबाइन करते हैं सिग्नल्स को। तो फ़ायदा ये कि इंटरेक्शन भी हो रहा है, फीडबैक भी मिल रहा है, इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कोई बात ज़्यादा कहना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा वक्त दे दिया जाएगा, और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन चल रही है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मेमोरी पे बेस करता है। जब आपसे बात पूछी गई उसके आपके जहन में नहीं थी, लोग कहेंगे आपको आता नहीं, जबकि कॉन्सेप्ट आपके पास है, बस उस वक्त याद नहीं था। और ये लेस प्लानिंग आपको का टाइम मिलता है, आपको आप ज़्यादा सोचते नहीं, फ़ौरन जवाब देना होता है आपको। और बाज़ वक़्त इसके अंदर सामने वाले स्टीरियोटाइपिंग भी करते हैं कि जी इस तरह के वर्कर में ये खसूसियात होती हैं, इस तरह के वर्कर में ये खसूसियात होती हैं। वो ये सुनने को तैयार ही नहीं होते कि एक ग्रुप में मुख्तलिफ तरह के लोग हो सकते हैं। तो ये भी एक मसला इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे बच्चों आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर स्टीरियोटाइपिंग जो है तफसील से आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए इसको मैं ज़्यादा तफसील में नहीं लेके जा रहा। तो आज के अगर आप टॉपिक को देखते हैं तो मैंने इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं आपके साथ, मैंने सिलेक्शन ऑफ मीडिया पे बात की है, मीडिया एंड चैनल। और उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया तफसील में लिसनिंग स्किल्स को, मीटिंग्स को, ब्रीफिंग को, कॉन्फ्रेंस को और इंटरव्यू को। अब आज के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम रैंक करते हैं 1 से लेकर 100% तक, तो आप कहाँ फ़ाल करते हैं ये आपको बताना है। और इसके बाद हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे 10:15 बजे अपने टाइम पे। जी शाबाश बच्चों। सो आई एम वाचिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है जी, सो गुड जी, नाइस हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो everybody is more than 90% of understanding, that's going good, so thank you very very much for your nice feedback and your time। जो कि आज तो संडे भी था और आपने उसको यूटिलाइज़ किया। तो हम जो प्रोफेशनल होते हैं, हमारी ये बात होती है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हैं। हम ये फोकस नहीं करते कि ये आराम का दिन है, ये फ़लाँ दिन है। वी हैव टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट स्पॉट, by the grace of Almighty Allah. So anyway, see you inshallah tomorrow. Thank you very very much. Allah Hafiz.
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने चैप्टर नंबर 7 को। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ये इतना लंबा चैप्टर नहीं है जितने के पहले हमने चारों चैप्टर्स पढ़े हैं, तो वो खासे लेंथियस थे। चैप्टर 2 लंबा था, 3 खासा लंबा था, फिर चैप्टर जो आगे आ गया हमारा 1, एंड देन पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 6। कंसेक्यूटिवली हमें चारों लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ना पड़े और उसके अंदर एक एक चीज़ जो हमारी बेसिक्स थी उसके लिए हमें उसे रुकना पड़ा। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि चैप्टर 7 से लेके ऑनवर्ड जब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स चैप्टर 10, तो ये छोटे चैप्टर्स हैं, इनमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं। लेकिन इनमें एक बात जो है वो जी थैंक यू बेटे, मैं ठीक हूँ। अब इसमें एक चीज़ है बच्चों, और वो ये है कि ये चैप्टर छोटे होने के बावजूद बहुत ज़्यादा स्कोर मेकिंग है। यानी मैं ये समझता हूँ चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 10 तक जो है, यानी 4 चैप्टर्स में जो आपको एफर्ट रिक्वायर्ड है वो नेशनल इनकम के एक चैप्टर के बराबर है। जो कोशिश है, जो एफर्ट है, जो मेहनत तलब काम। लेकिन नंबर इसके अंदर आपको कम अज़ कम इन 4 चैप्टर में आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। इसका मतलब ये है कि कम खर्च बाला नशीन चैप्टर, लेस एफर्ट मोर मार्क इन मेकिंग चैप्टर्स एंड डिसेसिव चैप्टर्स। वो चैप्टर जो फैसला कुन हैं, कि जो बताएंगे कि हम क्वालिफाई कैसे करेंगे। इसलिए हम इन चैप्टर्स को बड़े पेपर फोकस होकर पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम लेके बैठ जाएं तो सुबह से शाम तक बहस करें तो ख़त्म ना हो। और इंटरेस्टिंग, आप सवाल करते जाएं, मैं जवाब देता जाऊं। लेकिन हमें हर पॉइंट पे इस चीज़ को पेश नज़र रखना है कि हमने पेपर फोकस रहना है, उससे आगे या पीछे नहीं होना। क्योंकि प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर एक मसला ये नॉलेज ना होना इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, और एक मसला ये है कि नॉलेज का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाना, जिसके अंदर स्टूडेंट पेपर में बैठ के ये ना समझ सके कि मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो इससे भी थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए। नॉलेज बेशक हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुझे इससे आगे नहीं लिखना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कंजम्पशन पे, कि कंजम्पशन क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, कंजम्पशन को कोई लंबा चौड़ा डिस्क्राइब नहीं करना। कंजम्पशन को लंबा चौड़ा डिस्क्राइब नहीं करना। क्या करना है, सिंपल लिखना है, कंजम्पशन is a part of income. Consumption is a part of income. कंजम्पशन आमदनी का वो हिस्सा होती है विच इज, आमदनी का वो हिस्सा जो कि एक कंज्यूमर जो है वो खर्च कर देता है, विच इज स्पेंड बाय, विच इज स्पेंड बाय हाउस होल्ड तो आप हाउस होल्ड हैं। आप सोचिए कि आपकी जो इनकम आती है, भले आप कमाते हैं या आपके फादर कमाते हैं, वो जो इनकम आती है वो कहाँ खर्च होती है। तो आप कहेंगे खर्च होती है स्पेंड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेजिंग, या टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजम्पशन आमदनी का वो हिस्सा है जो एक हाउस होल्ड खर्च करता है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके फादर की इनकम जो है सपोज़
100,000 इस 100,000 में से मामूल में वो 65,000 खर्च कर देते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यू एंड फॉर द फैमिली, तो हम कहेंगे ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। यानी इस 100,000 में से जो उन्होंने कमाया है उसमें से 65% आपने खर्च कर दिया कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो ये जो हिस्सा है इसे हम कंजम्पशन कहेंगे और बाकी के हिस्से को हम क्या कहेंगे? शाबाश। जो हिस्सा खर्च हो गया वो कंजम्पशन, जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शाबाश, उसे हम क्या कहेंगे? वो सेविंग है, वो सेविंग है। यानी इसमें से 35,000 जो है वो पर मंथ सेविंग का है, तो ये सेविंग हो गया। तो ये जो टोटल पाई चार्ट था, द पाई चार्ट यू लर्न इन स्टैटिस्टिक्स, ये आपकी इनकम है और इसमें से वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया है टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो बेटा आपका बन गया कंजम्पशन और जो बच गया वो सेविंग्स। तो ये जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ये आपकी तकसीम बन गई। ठीक हो गई जी बात। तो ये बच्चों इसमें से दोनों चीज़ों को हमने फाइनल कर दिया जी। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब पहली चीज़ तो जो है वो हमने मुकम्मल कर ली कि कंजम्पशन क्या है। किसी बच्चे को कंजम्पशन क्लियर ना हुई हो, सर्फ करना, कंजम्पशन करना, आमदनी का वो हिस्सा जो हम खर्च कर देते हैं किस पर? इनकम का वो पार्ट जो हम खर्च कर देते हैं ऑन द बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर फैमिली, और बाकी का हिस्सा बन जाता है सेविंग। इसको हम कहते हैं कंजम्पशन। जी बच्चों समझ आया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड बाय हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बन गया। अब मसला ये है कि अमूमी तौर पे कंजम्पशन फिक्स रहती है। क्या आप ये समझते हैं कि जो हमारी फैमिली कंजम्पशन है या हमारी ख़रीदारी जो है वो फिक्स रहती है या चेंज होती है? आपके ख्याल में क्या हम हर महीने एक जितने पैसे खर्च करते हैं या ये पैसे कभी कम या ज़्यादा होते हैं जो खर्च करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, यानी समवेयर इट्स मोर एंड समवेयर इट्स लेस। तो कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये चेंज होता रहता है। अब सवाल ये है कि ये क्यों चेंज होता है? हाउ इट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ऑब्वियसली इसको चेंज करने के कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको कम या ज़्यादा होने देते हैं। देयर आर फ्यू फैक्टर विच कॉजेज इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा, जो फैक्टर कंजम्पशन में चेंज लाते हैं उनको क्या टर्म यूज़ करेंगे आप? इकोनॉमिक्स के एतबार से बताना है आपने। जो फैक्टर्स की वजह से कंजम्पशन बढ़ती या कम होती है, इकोनॉमिक्स में उसे कंजम्पशन का क्या कहा जा सकता है? जी शाबाश, डिटर्मिनेंट्स। तो कंजम्पशन के भी डिटर्मिनेंट्स हैं। तो अभी तक जो लेक्चर पढ़ा है उसमें सिर्फ एक बात सीखी है कि जो आमदनी का हिस्सा हम चीज़ों को ख़रीदने में, कर्टन्स, फर्नीचर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ खर्च करते हैं उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। जो सब बच जाता है उसे हम सेविंग कहते हैं। लेकिन हमने साथ ये भी सीखा कि कंजम्पशन एक जैसी नहीं रहती, कभी कम हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल ये है कि कौन से फैक्टर इसको कम या ज़्यादा करते हैं? तो हमने कंक्लूड किया है कि जो फैक्टर इसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं हमने इसके डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब देखिए, जब भी पेपर में सवाल आता है तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस सवाल को आपके सामने रखूं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम सवाल को अमूमी तौर पर बाद में डिस्कस कर लें, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए पहले डिस्कस कर लें
कि सवाल आ जाता है ब्रीफली डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें कंजम्पशंस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, मार्क्स मिलेंगे हमें 6। क्वेश्चन है हमारा स्प्रिंग 15 का, ठीक है ना। इसी तरह फिर ये सवाल दोबारा आया है स्प्रिंग 18 में, यानी ये काफ़ी दफ़ा आता रहता है सवाल कि डिटर्मिनेंट बताने कंजम्पशन के, और सवाल फिर बिल्कुल वही है, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन फंक्शन इन एन इकोनॉमी। यानी जो आपने जिनको यहाँ डिटर्मिनेंट कहा है उसको यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कह दिया है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया था कितने, लेकिन जो नया एग्जामिनर है वो ये भी बताता है कि कितने फैक्टर लिखोगे तो कितने आपको नंबर मिलेंगे। आपको बच्चा ये बता सकता है कि 4 फैक्टर बताने पे अगर 6 नंबर मिल रहे हैं तो कितने नंबर एक फैक्टर के होंगे? शाबाश, 1.5 फॉर ईच, 1.5 फॉर ईच। तो एक फैक्टर के मिलेंगे हमें कितने? शाबाश, एक फैक्टर के हमें मिल जाएंगे जो है वो 5 नंबर। अब सब सॉरी 1.5 नंबर मार्क्स यानी 1.5। अब सबसे पहली बात तो ये है कि किस चीज़ पर ये बेस करता है। तो मैं यहाँ पे जो नोट्स डेवलप करके आपको दूंगा वो इस तरह से होंगे कि जितना भी मुख्तसर लिखा जाए, लिखने में पॉइंट नोट्स बने और जब पेपर में लिखें तो वो स्टेटमेंट बन जाए। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसमें से टैक्स, आपको याद होगा नेशनल इनकम में हमने निकाली थी, जिसके अंदर आपके पर्सनल टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, इफ वी हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, तो हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, ठीक है जी। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। अब डिस्पोजेबल इनकम हमने पढ़ी थी कि पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस माइनस कर दो। रेफरेंस याद है आपको? पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस माइनस कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हमारी जो पर्सनल इनकम है उसमें इजाफा हो जाए, आइदर इंक्रीज पर्सनल इनकम, या तो पर्सनल इनकम ज़्यादा हो, या हमारे पर्सनल इनकम ज़्यादा हो जाए, या पर्सनल टैक्सेस क्या हो जाए? शाबाश, पर्सनल टैक्सेस क्या हो जाए? पर्सनल टैक्सेस कम हो जाए। तो दोनों सूरतों में हमारी कंजम्पशन ज़्यादा हो सकती है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जब वहाँ लिखें तो आपके पास 1-1.5 सेंटेंस बन जाए, 2 कुछ सेंटेंस लाजमी बन जाए। ये बनाने के लिए मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात मैंने लिखी कि डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन ज़्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम कैन यू विल राइट डाउन दैट द consumption will increase if there is increase in disposable income, and disposable income can be increased if there is increase in the personal income or decrease in the personal taxes. Both can be leads to higher level of consumption. Clear जी? No problem? कोई चीज़ मुश्किल यहाँ तक? अगर क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कीजिए कि हमें ये डिटर्मिनेंट समझ आया है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने के लिए या तो पर्सनल इनकम में चेंज आए या पर्सनल टैक्सेस में चेंज आए। पर्सनल टैक्सेस कम होने से हमारे पास हमारी पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा, या पर्सनल इनकम ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक हो गया बच्चों? जी बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अब आगे बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा इसको बड़े गौर से सुनना है आपने, इज़ वेरी केयरफुल पॉइंट। यू सी, सर ने बाकी के लिए रखी 2 लाइन की स्पेस, इसके लिए रखी 4 लाइन की स्पेस।
इसका मतलब ये अहम बात है। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू हाई कंजम्पशन। अगर मुआशरे में आमदनी की तकसीम बराबर होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू हाई कंजम्पशन इन इकोनॉमी और सोसाइटी। अगर लोगों में आमदनी की तकसीम बराबर होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी। सवाल ये है कि क्यों? क्वेश्चन ये है व्हाई। देखिए, बिकॉज rich class has low propensity to consume. Rich class has low propensity to consume. मतलब they consume a smaller comparative part of their income. Smaller percentage part of their income. वो अपनी इनकम का बड़ा स्मॉलर परसेंटेज खर्च करते हैं। अगर मुआशरे में बराबर तकसीम होगी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। बिकॉज रिच क्लास हैज़ लो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि अमीर क्लास की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है और वो अपनी आमदनी का बहुत छोटा सा परसेंटेज खर्च करते हैं। वजह ये होती है बच्चों कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदा बहुत अमीर है और एक बंदा बहुत गरीब है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम अपनी मिसाल ले लेते हैं कि आप जो बच्चे हैं, आप में से कुछ बच्चे बहुत अमीर होंगे, कुछ बच्चे बहुत गरीब भी हो सकते हैं। ज़रा कंपेयर कीजिएगा कि ये एक अमीर आदमी है, द रिच मैन, और इसकी इनकम है 10 लाख रुपीस पर मंथ। इसकी इनकम है 10 लाख रुपीस पर मंथ। इसने बहुत खर्चे भी बढ़ा लेगा ये, तो ये 1 लाख रुपए में अपने घर को मैनेज कर लेगा। इस तरह इसकी कंजम्पशन और इनकम का जो रेशो बनता है, उसके एतबार से ये अपनी आमदनी का सिर्फ 10% खर्च करता है और 90% जो है वो सेव कर लेता है। ठीक है जी। तो ये अमीर आदमी है, 10 लाख रुपया कमाता है, खर्च सिर्फ 10% करता है, 90% सेव करता है। तो इसका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बहुत कम है उसकी आमदनी के मुकाबले। दूसरी तरफ एक मेरे जैसा गरीब आदमी है जिसकी आमदनी 1 लाख रुपया है, ठीक है,
और वो बेचारा बड़ी मुश्किल गुजारा करता है, गाड़ियों का पेट्रोल करो, बच्चों की कोई चीज़ें वीज़ें लाओ, तो 90,000 रुपये में बड़ी मुश्किल घर चलता है। 90,000। तो अब देखा जाए तो ये जो गरीब आदमी है बेचारा, ये अपनी आमदनी का 90% कंज्यूम कर देता है और बामुश्किल 10% सेव कर रहा है। अगर माशरे में इस तरह के हालात होंगे तो कंजम्पशन ओवरऑल कम रहेगी, क्योंकि एलीट क्लास पैसा बैंकों में फेंकती रहेगी, होर्डिंग्स में रखती रहेगी, खर्च नहीं करेगी। बैंकों में भी रख दे तब भी गनीमत है, वो तो उसको गोल्ड, ज्वेलरी और रियल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो माशरे में कभी भी ये मामला हल नहीं हो सकता। इसका एक ही हल है कि सोसाइटी में जिस हद तक हो सके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए, यानी आमदनी की जो तकसीम है वो बराबर कर दी जाए, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जी बच्चों, बात क्लियर है। ये सारी स्लाइड जो है इट इज़ नॉट फॉर राइट इन द पेपर, ये सारी जो है सिर्फ एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए थी, समझाने के लिए थी। इट हैज़ नथिंग कंसर्न विद योर पेपर, सिवाय इसके कि आपको ये बात समझ आ जाए कि अमीर आदमी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, तो फिर गरीब आदमी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? लो इनकम ग्रुप has more propensity to consume, उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है। अब दोस्तों बात यह है कि आपने सिर्फ बात यही लिखनी है, या इसमें से यहाँ लिख दीजिए कि रिच का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, तो यहाँ लिख दीजिए गरीब का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये कि अमीर आदमी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। तो हम ये कहेंगे, अच्छा अब यहाँ पे उलट है, कहीं आप भूल जाए, नहीं अमीर का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा चूँकि अमीर है, और गरीब का प्रोपेंसिटी कंज्यूम कम होगा चूँकि गरीब है, ये भूल जाता है। याद क्या रखना है कि अमीर आदमी अपनी आमदनी का कम हिस्सा रेशो वाइज खर्च करता है, इससे उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, और जो गरीब आदमी वो अपनी आमदनी का रेशो वाइज हिस्सा ज़्यादा खर्च करता है, इससे उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है उसकी निस्बत, परसेंटेज के एतबार से। तो अब ये आपने ज़हन में रखना है। पहली बात ये लिखनी है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, पर्सनल इनकम के बढ़ने से या पर्सनल टैक्सेस के कम होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है। दूसरी बात आपने ये लिखनी है कि अगर माशरे में बराबर तकसीम होगी इनकम की, तो फिर हमारा जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, वरना कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है जी, ज़रा यार चार्जर लगाना पड़ गया। अच्छा, अब ये भी याद रहे कि एक चीज़ यह भी जहन में होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड प्राइसेस। अगर इंसान को एक ये शक हो जाए कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, फ्यूचर प्राइसेस विल इंक्रीज, माशरे में ये बात हो कि मुस्तकबिल में कीमतें बढ़ेंगी, तो वो आज खर्चा क्या करेंगे, कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे? तो आप ये कहेंगे जी शाबाश, अगर एक अफवाह फैल जाए कि फ्यूचर में कीमतें बढ़ेंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो जाएगा, ठीक है जी, मोबाइल महंगे हो जाएंगे, कंप्यूटर महंगे हो जाएंगे, तो सोसाइटी कंज्यूम मोर, माशरा मोर टुडे, माशरा आज ज़्यादा खर्च करेगा, चूँकि उन्हें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि जनाब पैसे जो है ना हमारे वो बच सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और ख्याल रखनी,
देखिए, लोग पैसा बचा कर रखते हैं बैंकों में। कोई बच्चा ये बता सकता है लोग बैंकों में पैसा बचा के क्यों रखते हैं? आमतौर पे एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, एक मार्केट इकोनॉमी में, जो इस्लामिक इकोनॉमी नहीं है, लोग पैसा बचा के बैंकों में क्यों रखते हैं? शाबाश। कोई बच्चा बता सकता है कि लोग बैंकों में पैसा क्यों रखते हैं जी? वाई नॉट पुट इट समवेयर एल्स? तो आम लोग दे सेव मनी एंड पुट इट इन द बैंक इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वाई दे पुट इट इन द बैंक? वो बैंक में क्यों रखते हैं? चूंकि उन्हें इसके जवाब में इंटरेस्ट मिलता है। सो क्वेश्चन, लोग इंटरेस्ट ज्यादा होने पर सेव कैसे करेंगे और लोग इंटरेस्ट के कम होने पर सेव कैसे करेंगे? शाबाश। लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग सेविंग क्या करेंगे? कम करेंगे, ज्यादा करेंगे? शाबाश। तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे। और अगर इंटरेस्ट कम, रेट कम हो गया तो सेविंग क्या करेंगे? शाबाश, फिर सेविंग कम करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जब लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन क्या करेंगे? सेविंग ज्यादा करें तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, और अगर सेविंग कम कर रहे हैं तो कंज्यूम ज्यादा करेंगे। अब वक्ती तौर पे मैं सेविंग को भूल जाता हूं, सेविंग को मैं बीच में से भुला देता हूं। मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप देखता हूं इंटरेस्ट रेट का कंजम्पशन के साथ। तो मुझे ये समझ आता है कि इंटरेस्ट रेट के कम होने पर कंजम्पशन कम होगी और इंटरेस्ट रेट के कम हो जाने पर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। कंजम्पशन के, इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने पर कंजम्पशन कम होगी और इंटरेस्ट रेट के जो है वो कम हो जाने पर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह सेविंग है। सो रिलेशनशिप ये अगर बनाऊं तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि इनवर्स रिलेशनशिप बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, इफ इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। नाउ लॉजिक इज दिस कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने पर लोग पैसा बचा के बैंकों में रखेंगे तो खर्चा कम कर देंगे क्योंकि उन्हें सूद कमाना है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग सेविंग कम करेंगे कि दफ़ा करो पैसे ही इतने ख़ास नहीं मिल रहे, तो वो पैसा फिर खर्च हो जाएगा। क्लियर है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश। क्लियर है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब कुछ बातें बड़ी सिंपल सी हैं और आसान सी हैं। वो क्या? इंतहाई सिंपल रिलेशनशिप्स हैं। कोई ज़रूरत नहीं मुझे कोई हवाला देने की, एग्जाम्पल देने की। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता देंगे। बल्कि आपसे क्या पूछना है, किसी स्कूल के 5वीं के बच्चे से भी जाकर पूछेंगे तो वो भी बता देगा। क्या बता देगा? कि जी अगर टैक्सेस कम हो जाए तो कंजम्पशन क्या होगी? जी शाबाश। टैक्सेस कम हो जाए तो कंजम्पशन क्या होगी? तो टैक्सेस कम होंगे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी? शाबाश, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? जेब में पैसा ज्यादा आएगा। और प्रॉपर्टी टैक्स कम हो गया, वेल्थ टैक्स कम हो गया, तो अब पापा को जो साल बाद पैसे देने वो नहीं देने, कम देने, तो वो पैसों का भी आपको मोबाइल ले देते हैं फिर। और टैक्सेस अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कंजम्पशन क्या होगी बच्चों?
तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। क्लियर जी। दूसरी तरफ सोचिए कि अगर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए, यानी बैंक हमें लोन देना शुरू कर दें खर्चे के लिए, कि गाड़ी लेनी है लोन ले लो, अच्छा घर में टीवी लगाना है लोन ले लो, तो बताइए ज़रा खर्चा कम होगा कि ज़्यादा होगा? शाबाश, कंजम्पशन क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट अक्सर बैंक, अच्छा आजकल देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने घरों के लिए लोन देने शुरू किए, तो जाहिर है घर ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कीजिए क्रेडिट फैसिलिटी कम हो जाएगी तो कंजम्पशन भी क्या होगी? शाबाश, कम हो जाएगी। अब ये वो चीज़ें जिसके लिए मुझे कोई लॉजिक नहीं बतानी, आपसे पूछना है भाई टैक्स बढ़ गया तो जेब में पैसे कम हो गए, कंजम्पशन कम हो गई, टैक्स कम हो गया जेब में पैसे ज़्यादा आ गए, कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। लोन मिल गया, गाड़ी भी ले लो, टीवी भी ले लो, ठीक है जी, एलसीडी भी ले लो। लोन नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, ना खरीदो। अच्छा, अगर मुआशरे में मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, यानी स्टेट बैंक जो है या हमारा जो फेडरल बैंक है वो प्रिंट मोर करेंसी, ज़्यादा करेंसी प्रिंट करता है, ठीक है जी, एंड फ्लो इन द इकोनॉमी, एंड फ्लो इन द इकोनॉमी, कि स्टेट बैंक जो है वो करेंसी ज़्यादा प्रिंट करता है और उसे जो है वो इकोनॉमी में फैला देता है, तो फिर क्या होगा? शाबाश, फ्लो इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा? शाबाश, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा। और पैसा जो आपको पता ही है, पूरी दुनिया के लोग, क्या पाकिस्तानी, क्या इंडियन, क्या अमेरिकन, पैसा हाथ में आते ही खुजली शुरू हो जाती पैसे की कि इसको खर्च करो। जब तक ये खर्च नहीं होगा आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हर चीज़ बढ़ी रहेगी कि भाई जब तक ये खर्च नहीं हो जाता। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो अब ज़रा देखिए क्या क्या हमने कहा। हमने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने के दो आम से तरीके हैं, एक ये कि पर्सनल इनकम बढ़ जाए, ठीक है जी, एक ये कि पर्सनल इनकम बढ़ जाए, और दूसरा ये है कि टैक्सेस में कमी कर दी जाए। दूसरी बात हमने ये कही कि चूँकि अमीर आदमी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है और गरीब आदमी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, तो मशवरा ये है कि इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर आप लाएंगे तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी। और वजह यह है कि बिकॉज रिच क्लास हैज़ लेस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फ्यूचर में अगर कीमतें बढ़ने का कोई अंदेशा हो तो लोग कंजम्पशन आज से ही ज़्यादा कर देंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। वजह यह है कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग सेविंग शुरू कर देते हैं, तो कंजम्पशन खुद ही कम हो जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है लोग सेविंग छोड़ देते हैं, जिससे कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गई जी बात। नेक्स्ट ये है कि अगर माशरे में आप टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे, लोगों की जेबों से पैसा निकल जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगी। आप टैक्सेस ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम होगी। अगर आप टैक्सेस कम कर देंगे, लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। लोन देंगे, लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। ये बच्चों हमारा जो है डिस्कशन हो गया। अब रही बात ये कि सवाल को दोबारा देखिए। सवाल क्या है? सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में डिटर्मिनेंट्स को
ऑफ कंजम्पशन को डिस्क्राइब कर दें, और दूसरा ये है कि ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। जी बच्चों, तो यहाँ पर एक बात जो है वो हमने कंप्लीट की है। अच्छा, अगर इसको लिखने के सेंटेंसेस यहाँ से आप बना लें तो क्या ही बात है, फिर तो हमें रट्टा लगाना ही नहीं पड़ेगा। और पर एक दफ़ा लिख कर अपनी इंग्लिश ज़रूर देखें, और लिखने के बाद थोड़ी देर छोड़ के दोबारा पढ़ के देखें कि आप इंग्लिश ठीक लिख रहे हैं, गलत तो नहीं लिख रहे, तो फौरी तौर पे नहीं पता चलेगा। और फिर भी मैं जब आपको ये स्लाइड्स भेजूंगा तो इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको एक तफसील भी मिल जाएगी कि ये सेंटेंसेस कैसे डिफरेंट बुक्स में लिखे गए हैं। ठीक है जी। तो ये मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड। ठीक है, तो ये बच्चों इसके जो है वो लिखे हुए हैं सारे मैंने, ताकि अगर आपको लिखने में अपनी सेंटेंस राइटिंग में कोई मसला हो तो सेंटेंसेस यहाँ मौजूद है, लेकिन येट डेट मैं चाहता हूँ कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े और आप खुद से इस मामले को डील कर सकें। अब यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, और ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स का है सिर्फ, और ये क्वेश्चन है आपका सिंपली डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या है? शाबाश, विच वन इज करेक्ट? सही स्टेटमेंट कौन सा है? जी शाबाश। तो आप कह रहे हैं कि डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? पीपल विद लो इनकम हैव हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो लोगों की आमदनी कम है उनका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, चूँकि वो ज़्यादा आमदनी खर्च करेंगे तो अपने अखराजात पूरे करेंगे, और अमीर आदमी अपनी आमदनी का थोड़ा सा भी हिस्सा खर्च करे तो उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। National income is said to be in equilibrium when planned withdrawal from circle flow of national income are equal to the planned injection into the flow of national income. So you are correct. आप ठीक कह रहे हैं कि अगर लीकेज और इंजेक्शन बराबर हो जाएं तो भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो जाता है, और इंजेक्शन होते हैं दैट इज आई प्लस जी प्लस एक्स। और लीकेज क्या होते हैं शाबाश बच्चों? व्हाट आर द लीकेजेस? जी शाबाश, हु विल टेल अस? लीकेजेस में एक सेविंग हो गया, एक टैक्सेस हो गया, और एक इंपोर्ट्स हो गया। क्लियर जी? तो ये बच्चों हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया जी। तो नहीं ये अच्छा, तो ये हो गया जी हमारा ऑप्शन इसके बारे में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम है और पेपर में बहुत दफ़ा आया है, उसको हम कहते हैं केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। If I put up the 10 last attempts, I am damn sure this question is I will find more than 3. I might guess 4 times. यानी 10 पेपर मैंने लिए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के, तो मिनिमम 3 दफ़ा तो मैंने देखा है। बल्कि जब मैं चॉइस कर रहा था कि कौन सा डिस्कशन के लिए पेपर का solution डिस्कस करूं, तो आई हैव 3 or 4 times explanation of examiner। तो मेरे पास एग्जामिनर की कम से कम 3 से 4 सॉल्यूशन मौजूद है। अच्छा, तो केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ एक्चुअली तो हुआ ये है कि पिछले चैप्टर के बाद केनेजियन इकोनॉमिक्स शुरू हो चुकी है, यानी ये जो कंजम्पशन आप पढ़ रहे हैं और आज जो केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो अगले चैप्टर हैं
तकरीबन आप कह लीजिए 12वें चैप्टर तक ये सारी केन्स और न्यू क्लासिकल्स की आपस में बहस का नतीजा है। वो एक आर्टिकल देते हैं, ये रिवर्स आर्टिकल देते हैं, वो आर्टिकल देते हैं, डिबेट इज स्टिल कंटिन्यूड। कब तक रहेंगी? वही रादर कैन कि जब तक अब ये इकोनॉमिक्स प्रिवेल करती है मार्केट इकोनॉमी, तब तक ये चलता रहेगा। केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आई विल गो थ्रू द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में मैं इसको जो है वो आई विल गो फॉर डिस्क्राइबिंग इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, फिर मैं इसका स्केड्यूल बनाऊंगा और फिर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बच्चों, वो है आपका डिस्क्रिप्शन। ये पेपर में बहुत दफ़ा आता है। इवन अगर मैं कहूँ कि स्केड्यूल और डायग्राम, तो वो भी कम एड्रेस होता है, ज़्यादातर इसका डिस्क्रिप्शन ही पूछ लिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़ा पुराना इतना पुराना टिश्यू पेपर जेब में से निकला। अच्छा, तो अब बात मैं क्या कह रहा था कि डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप ये कहते हैं कि वो बहुत दफ़ा पेपर में आई। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं इसको। तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हम रखते हैं कि पीपल increase their consumption as their income increases, but not as much as increase their as much as income increases। ठीक है, people increase their consumption as their income increases but not as much as, मैं इसको ज़रा तब्दील कर दूँ, as much as, ज़रा फिक्रा अच्छा बना के देखते हूँ, as much as increase in their income। अब हमें असल में जिस अंदाज से एशियन को सेंटेंस लिखने की आदत है, मैं ज़रा उसके मुताबिक कर रहा हूँ। पहले भी ये ठीक था, लेकिन ये चूँकि आई हैव पुट अप फ्रॉम अ बुक, बट अब ये ज़रा ज़्यादा अच्छा मैंने कर दिया, इसलिए कि जिस अंदाज से, हाँ यहाँ पे एक काम कर लेते हैं